हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएसए चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और आप लोग एंजॉय के साथ स्टडी भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सजीवों के गुण में शामिल है? ऑप्शन है कोशिकीय संगठन, उपापचय, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन। तो आपको बताना है सजीवों के गुण इनमें से कौन कौन से हैं। कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन मतलब सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है कोशिका होती है। संरचनात्मक मतलब किसी जीव की आकृति कैसा, आकार कैसा है, और क्रियात्मक मतलब कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो कोशिकीय संगठन जो है सजीव के गुण हैं। सेकंड ऑप्शन है उपापचय। उपापचय जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीव में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो उपापचय कहलाती हैं। उपापचय दो प्रकार की होती हैं। उपचयन। उपचयन की क्रिया में जो है सजीव के शरीर में सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण होता है। और अपचयन। अपचयन की क्रिया में शरीर में जटिल अणु टूटकर सरल अणु का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो ये भी आपका सही हो गया। थर्ड ऑप्शन है वृद्धि। वृद्धि है, इसमें सजीव भोजन ग्रहण करते हैं जिससे नई कोशिकाएं विकसित होती हैं और सजीवों में वृद्धि होती है। तो ये भी आपका सही हो गया। फोर्थ है प्रजनन। प्रजनन मतलब अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता, ये भी सजीवों में पाया जाता है। फिफ्थ है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब अपने शरीर के जो उत्सर्जी या वेस्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपको कोट में बताना है। पहला है केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा तीसरा पाँचवा, केवल पहला तीसरा व पाँचवा, उपर्युक्त सभी। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किस वैज्ञानिक के द्विजगत सिद्धांत से होती है? पहला ऑप्शन आर.एच. व्हिटेकर, सेकंड ऑप्शन कैरोलस लीनियस, थर्ड ऑप्शन अरस्तु, फोर्थ ऑप्शन ह्यूगो डी ब्रीज। तो आपको बताना है कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किस वैज्ञानिक के द्विजगत सिद्धांत से होती है। तो जीवों के जो आधुनिक वर्गीकरण की जो शुरुआत है ये कैरोलस लीनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है। इन्होंने जीवों को दो वर्गों में बांटा है, जंतु जगत और पादप जगत, इसीलिए इनको वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, कैरोलस लीनियस। ठीक है, अगले क्वेश्चन, ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा जीवों के 5 जगत प्रणाली का सिद्धांत दिया गया है? डार्विन, लैमार्क, आर.एच. व्हिटेकर, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो आपको बताना है जीवों के 5 जगत प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया है। तो आर.एच. व्हिटेकर महोदय जो है ये जीवों की जगत प्रणाली को 5 वर्गों में बांटे हैं। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप व जंतु। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आर.एच. व्हिटेकर ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनेरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। सेकंड है इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं। तीसरा है इसमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। फोर्थ है इनमें से सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? केवल पहला दूसरा, केवल पहला तीसरा व चौथा, केवल पहला दूसरा व चौथा, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला देखते हैं, यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। एक कोशिकीय मतलब जिनके शरीर एक कोशिका के बने होते हैं, और बहुकोशिकीय मतलब कई कोशिकाओं से मिलकर बने हुए शरीर को ही बहुकोशिकीय कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो आपका इसमें पहला सही हो जाएगा। यह जो है मोनेरा जो है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। ओके, सेकंड है इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं। तो इसमें जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाए ही नहीं जाते हैं, तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और इनके कोशिकांग जो है ये भी विकसित नहीं होते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड है इसमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। केंद्रिका झिल्ली वनस्पति, प्राणी और जीवों की कोशिकाओं के कोशिका केंद्र के
जो घेरने वाली एक झिल्ली होती है उसी को हम केंद्रिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, ओके। और चौथा है, इनमें से सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सभी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो पहला, दूसरा ये राइट हो जाएगा, तीसरा और चौथा जो है आपका ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। सेकंड है, प्रोटिस्टा जगत पादप, जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करता है। तीसरा है, इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैंजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। फोर्थ है, प्रोटोजोआ, युग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा आदि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं, कूट में बताना है। केवल पहला, तीसरा, चौथा, केवल दूसरा, तीसरा, चौथा, केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको बताना है कौन से सत्य हैं। तो पहला देखते हैं, यह बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। प्रोटिस्टा जो है यह बहुकोशिकीय नहीं है, यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। एक यूकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक उपस्थित हो। ठीक है। और सेकंड है, प्रोटिस्टा जगत पादप, जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करता है। तो ये राइट है। तीसरा है, इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैंजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। सीलिया जो होता है ये जीवों के चलने के लिए यूकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली कोशिकांगों को कहा जाता है और यह एक पतले आकार की होती है। एक सीलियन जो होता है वो 20 माइक्रोन तक लंबा हो सकता है और इसका व्यास लगभग 0.25 माइक्रोन तक होता है। और फ्लैंजेला जो होता है ये एक कोशिका के चलने में शामिल सूक्ष्म बाल जैसी संरचना होती है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भी जो है राइट हो जाएगा। फोर्थ है, प्रोटोजोआ, युग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा आदि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। तो ये भी सही है। तो आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत है, बाकी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है केवल दूसरा, तीसरा, चौथा है ये राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन माइकोलॉजी, सेकंड ऑप्शन फाइकोलॉजी, थर्ड ऑप्शन ऑन्कोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन एंथोलॉजी। तो आपको बताना है शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ओंकोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है फाइकोलॉजी ये राइट हो जाएगा। शैवालों के अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कवक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कवक पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं। सेकंड है, यह विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। फोर्थ है, इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में एक कोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। उपरोक्त कथनों में कौन से सत्य हैं। केवल पहला, दूसरा, तीसरा, केवल दूसरा, तीसरा, चौथा, केवल पहला, दूसरा, केवल दूसरा व चौथा। आपको बताना है कौन से सत्य हैं कवक के संबंध में। तो पर्णहरिम रहित, कवक जो है पर्णहरिम रहित मतलब जिसमें क्लोरोफिल ना पाया जाता हो। और संवहन ऊतक रहित, जिसमें संवहन ऊतक भी ना पाया जाता है। संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम जो है ये जड़ में पाया जाता है, फ्लोएम जो है ये छाल में पाया जाता है। जाइलम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में जल पहुंचाया जाता है और फ्लोएम के द्वारा हम भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। तो और थैलोफाइट्स इसके अंतर्गत आमतौर पर शैवाल पाए जाते हैं। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं, इसमें भी संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, इसीलिए पानी व खनिज का परिवहन ये नहीं कर पाते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही है। सेकंड है, यह विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। तो ये एकदम राइट है, क्योंकि ये विषमपोषी मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये राइट हो जाएगा। तीसरा है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन जो है एक प्रकार का जटिल
जटिल शर्करा होता है, ये आपका सही है, ठीक है। और अगला है, इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में एक कोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, एक कोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनमें से जो है अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में ये बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप ब्रेड को देखते होंगे, ब्रेड को अगर आप खुला 2-3 दिन छोड़ देते हैं तो उस पर ग्रीन या ब्राउन कलर हल्का हल्का आ जाता है, वही कवक है। और अगर यदि उसको 2-4 दिन और छोड़ दिया जाए तो वो कुछ ज़्यादा एरिया में फैल जाता है और कवकों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि यही जो है ये विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता ग्रहण कर लेते हैं, कि मतलब वो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये रॉन्ग हो जाएगा और तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका कोड कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला, दूसरा व तीसरा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप उपवर्ग में शामिल नहीं है? आपको बताना है पादप उपवर्ग में कौन सा शामिल नहीं है। पहला है थैलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा, फोर्थ है एनेलिडा। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से गलत हो सकता है। तो बात कर लेते हैं थैलोफाइटा। पादप उपवर्ग में जो है तीन भागों में बांटा गया है पादप उपवर्ग को, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा को 3 भागों में बांटे हैं, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी। अनावृति मतलब नग्नबीजी, जिसके ऊपर कवर नहीं पाए जाते हैं। आवृतबीजी जो होते हैं उसमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार आपको पता चल गया हो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है एनेलिडा जो है इसमें शामिल नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, हाइड्रोफाइटा। आपको बताना है पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं इसमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक मतलब वही फ्लोएम और जाइलम, ये नहीं पाए जाते हैं। तो इनके भोजन और जल और खनिज पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं, और इन्हीं को ही ब्रायोफाइटा को ही पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। अगला है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिससे इनके जल व अन्य चीज शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाता है। थाइलोफाइटा जो होते हैं ये अधिकांश जली होते हैं, इनमें भी संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट जो होते हैं ये बहुत अधिक जल वाले भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये ब्रायोफाइटा राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मरुस्थलीय पौधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मरुस्थलीय पौधे शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं होते हैं। सेकंड है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें प्रायः लंबी होती हैं, जबकि तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। तीसरा है, उनकी बाहरी त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती हैं तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। फोर्थ है, फ्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ें प्रायः 25 से 30 मीटर तक लंबे होकर भूमिगत जल स्तर तक पहुंच जाती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में कौन से कथन असत्य हैं? केवल पहला, दूसरा, तीसरा, केवल दूसरा, तीसरा, चौथा, केवल पहला, केवल दूसरा। तो आपको बताना है कौन से कथन आपके गलत हैं। तो पहला देखते हैं, मरुस्थलीय पौधे शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं होते हैं। ये गलत हो गया, क्योंकि नहीं अनुकूलित होते हैं। मरुस्थलीय पौधे जो हैं शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, तभी तो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं मरुस्थलीय पौधे। शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तो उनको वो जिंदा रहते हैं, इसका मतलब वो उनके प्रति अनुकूलित होते हैं। सेकंड है, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें प्रायः लंबी होती हैं, जबकि तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जो होती हैं ये जल के खोज में लंबी होती चली जाती हैं, और इनके तने जो हैं छोटे छोटे पार्टों में भी बढ़ जाते हैं। तीसरा है, इनकी बाहरी त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती हैं तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये भी एकदम राइट है, क्योंकि अपनी पत्तियों को इन्होंने कांटों में परिवर्तित कर लिया, जिससे जल का वाष्पोत्सर्जन कम हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भी राइट है। फोर्थ है, फ्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी
जड़ें प्रायः 25 से 30 मीटर तक लंबे होकर भूमिगत जल स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो आपका कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, मरुस्थलीय पौधे शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका कौन सा कोड सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। केवल दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही है, पहला आपका गलत है। सॉरी दोस्तों, आपको गलत बताना है। तो गलत में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये केवल पहला आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेफेंथीस खासियाना, जिसे घटपर्डी भी कहते हैं, नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। घटपर्डी पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है ऑप्शन, जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो नेपेंथीस जो है घटपर्डी, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं और ये प्रायः ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। और ये भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, मेघालय। घटपर्डी जो है मेघालय में पाया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है ईस्ट किडवन, सेकंड है कैशीन दुग्ध प्रोटीन, थर्ड है एलोवेरा आवृतबीजी, फोर्थ है घटपर्डी परजीवी आवृतबीजी। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ईस्ट जो है किडवन, ये एकदम आपका राइट है, क्योंकि किडवन की क्रिया के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। और कैसीन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। एलोवेरा जो है ये आवृतबीजी पौधा है। घटपर्डी परजीवी आवृतबीजी ये आपका गलत है, क्योंकि घटपर्डी जो है ये कीटभक्षी पौधा है, ना कि परजीवी आवृतबीजी। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा। घटपर्डी जो है एक कीटभक्षी पौधा है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्राकंद है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। सेकंड है हल्दी का पौधा एक प्राकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है। तीसरा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है तथा यह कुल जिंजीवरेशी के अंतर्गत आता है। चौथा है इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका है। तो आपको बताना है उपयुक्त कथनों में कौन से सत्य हैं। केवल पहला व दूसरा, केवल दूसरा व चौथा, पहला दूसरा व तीसरा, केवल पहला व तीसरा। आपको बताना है कौन से आपके सत्य हैं। तो पहला जो है ऑप्शन, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्राकंद है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है, ये आपका राइट है। सेकंड है इसमें हल्दी का पौधा एक प्राकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है, ये भी आपका सही है। तीसरा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है तथा यह कुल जिंजीवरेशी के अंतर्गत आता है, ये भी राइट है। और चौथा है इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका है, ये आपका गलत है। दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण एशिया में पाया जाता है। हल्दी की जो उत्पत्ति होती है ये उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया में पाया जाता है, और इसका प्रयोग जो है औषधि, मसाला तथा रंग इत्यादि के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है फलों के वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है। पहला ऑप्शन ड्रूप, सेकंड है हेस्प्रिडियम, थर्ड है नट, फोर्थ है एक बीजी बेरी। तो लीची के बारे में हम बता दें, लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है, यह एक प्रकार का ड्रूप भी है। ड्रूप किसे कहते हैं? तो ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली पाया जाता है। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। लीची जो है एक प्रकार का ड्रूप फल है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? आपको बताना है कौन है जो एक रूपांतरित जड़ है। आलू, सेकंड ऑप्शन शकरकंद, थर्ड ऑप्शन
बंडा, फोर्थ ऑप्शन है जिमीकंद। तो आपको बताना है कौन सा एक रूपांतरित जड़ है। तो फ्रेंड चलिए आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा। तो आलू जो है एक प्रकार का तना है, जिमीकंद जो है एक घन कंद है, और आपका शकरकंद जो है यही जड़, यही एक रूपांतरित जड़ है। ठीक है, इसका जो तना है वो पर्व संधियों से होती है और ज़मीन के अंदर जब जाती है तो फूल जाती है। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है शकरकंद, ये राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? पहला ऑप्शन गन्ना का, सेकंड ऑप्शन अदरक का, थर्ड ऑप्शन आलू का, फोर्थ ऑप्शन शकरकंद का। तो आपको बताना है कि कौन है जिसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो गन्ना, आलू और अदरक जो है ये तने का रूपांतरण है, और शकरकंद जो है ये एक कुंभी रूप है। ठीक है, ये जड़ है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। पहला ऑप्शन मृतोपजीवी, सेकंड ऑप्शन परजीवी, थर्ड ऑप्शन सहजीवी, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोप घटनी। तो चलिए आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो जड़ों की गांठों में जो पाए जाते हैं वो विशेष जीवाणु एक राइजोबियम होते हैं जो सहजीवता का गुण रखते हैं। सहजीवता क्या होता है? जहाँ एक ओर ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह फलीदार पौधा जो है इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सहजीवी जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर है? सहचर मतलब जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हों। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा आपका सही है। पहला ऑप्शन जैव उर्वरक, सेकंड ऑप्शन प्रवाल मूल, थर्ड ऑप्शन लाइकेन, फोर्थ ऑप्शन है कवक मूल जिसे माइकोराइजा भी कहते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आपको बताना है कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर। सहचर मतलब जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हो। ठीक है, इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोख कर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, और उच्च स्तरीय पौधा जो है उसके बदले में उन्हें भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है एकदम राइट हो जाएगा। कवक मूल माइकोराइजा जो है ये कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका है? जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। आपको बताना है कौन सी एक पुष्प कलिका है। तो लौंग पुष्प कलिका या बंद कलियां हैं जिसका प्रयोग हम मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थों इत्यादि में किया जाता है। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है लौंग जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लौंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लौंग मर्टेसी कुल के साइजीजियम एरोमेटिकम नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है इनका उपयोग भोज्य पदार्थों तथा दंतशूल निवारक इत्यादि में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इनका जन्म स्थान वियतनाम को माना जाता है तथा इनका उपयोग समस्त विश्व में होता है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? पहला है केवल पहला दूसरा, दूसरा है केवल दूसरा तीसरा, तीसरा है केवल पहला दूसरा तीसरा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो पहला है इसमें लौंग मार्टेसी कुल के साइजीजियम एरोमेटिकम नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है, ये एकदम राइट है। सेकंड है इनका उपयोग भोज्य पदार्थों तथा दंतशूल निवारक इत्यादि में किया जाता है, ये भी आपका राइट है। दंतशूल निवारक मतलब दांतों के दर्द के निवारण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है इनका जन्म स्थान वियतनाम को माना जाता है, तो इनका जन्म स्थान वियतनाम नहीं इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इनका उपयोग समस्त विश्व में होता है। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है
राइट हो जाएगा। केवल आपका पहला दूसरा ही एकदम सही है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है अदरक प्रकंद, प्याज मांसलपड़, आलू मूल, नारियल भ्रूणपोष। आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो अदरक का जो पार्ट खाया जाता है वो प्रकंद कहलाता है, ये सही है। प्याज का जो पार्ट खाया जाता है वो मांसलपर्ण कहलाता है, ये भी सही है। आलू का जो पार्ट खाया जाता है वो मूल नहीं तना कहलाता है। ओके, और नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। आलू जो है ये मूल नहीं तना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। पहला ऑप्शन है सल्फोनिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन सल्फेनिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन एमिनो अम्ल, फोर्थ ऑप्शन कार्बोलिक अम्ल। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। तो हम बात करते हैं, प्याज के काटने पर हम सिंथेज नामक एंजाइम निकलता है। सिंथेज एंजाइम जो है प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण हमारे आँख से आंसू निकलते हैं। ओके, तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, सल्फेनिक अम्ल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पहला ऑप्शन पुष्प, सेकंड ऑप्शन पत्ती, थर्ड ऑप्शन तना, फोर्थ ऑप्शन जड़। तो चलिए आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट हो जाएगा, पुष्प। यह पौधों के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प मुख्यतः पुंकेसर व स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फसल है? पहला है गन्ना, सेकंड है घृतकुमारी, थर्ड है कपास, फोर्थ है महुआ। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो गन्ना और जो कपास है ये नकदी फसल है। महुआ जो है उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है और इसके फल से तेल तथा फूल से शराब बनाई जाती है। ओके, और घृत कुमारी जो है ये एलोवेरा को कहा जाता है। तो यह एक प्रकार का औषधीय फसल है। तो फ्रेंड आपको पता चल गया वो कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है घृत कुमारी राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। क्वेश्चन है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। पहला है सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, कत्था वृक्ष की छाल से। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो मलेरिया रोग जो है ये कुनैन एक प्रकार की औषधि से प्राप्त होता है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है और यह पौधा जो है आवृत्ति बीजी पादप है। कुनैन जो है एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केसाइड है जिसका स्वाद तीखा होता है और इसका उपयोग जो है जोड़ों के दर्द तथा प्रियांश से उत्पन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। तो फ्रेंड आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है सिनकोना की छाल ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्वेश्चन आप लोग को सब समझ में आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो गए होंगे। आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इंजॉय आया होगा और अच्छे से तैयार भी हो गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।